वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों का क्लास जो चल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का, तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करा था। पार्ट दोनों ही खत्म हो चुका है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, यूनिट नंबर 4 रहेगा और जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, आइए यहाँ पर यूनिट नंबर 4 रहेगा आपका। जहां पर लेसन की एक बात करें, लेसन आपका 12 रहेगा, जहां पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का। ये जो आपका है एंड एप्लीकेशंस, तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। और यहां पर हम लोग पार्ट 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे, पार्ट 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग क्या होता है। तो आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपको यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसके लिए अलग से भी बना रखा है 12th वालों के लिए। और ये जो है बीकॉम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बीबीए वाले भी बच्चे देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो चलिए हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरी आज के कंटेंट के अंदर। आज इस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे स्टाफिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टाफिंग। उसके बाद स्टाफिंग के क्या नेचर होता है, एक स्टाफिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसकी लिमिटेशंस होती है, क्या उसकी फीचर्स होती हैं। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर स्टाफिंग की कुछ प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए, तो स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का है, जहां पर लेसन 4 यूनिट 4 लेसन नंबर 12 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए तो एक बार हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए बच्चे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, तो सबसे पहला जब हमने क्लास लिया था आपका, सबसे पहला लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या बताया था, जब हम लोगों ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट, आइए मैंने बताया था आपको कि मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आपको क्या करना होता है, जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो। इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव करती है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि सबसे पहला काम एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करना होता है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, क्योंकि प्लानिंग इज द, कहते हैं ना यहां पे मैनेजमेंट का, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, गोल की अगर हम बात करें, तो प्लानिंग सबसे पहला काम होता है। भाई प्लानिंग करने से ही क्या वो गोल अचीव कर पाएंगे आप? नहीं। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमें डायरेक्टिंग भी करना होता है, इंस्ट्रक्शन भी देना होता है यहां पर। उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग के तहत, प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक का जो भी एक्टिविटीज होता है, ये सारे एक्टिविटीज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव करती है। बात आई समझ में? मैंने ऑलरेडी बताया था। तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करा लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग बच्चे जो बात करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग तो कर लिया कि मुझे एक गोल को अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया आपने, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, बट आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, तो क्या आप काम कर पाएंगे? क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ का होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। मैंने आपको जस्ट एक बार रिकॉल कराया उन सभी पॉइंट्स को जो पहले हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा करना, टारगेट को पूरा करना,
ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको अचीव करना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग। इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव करती है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आई बात समझ में? तो आइए चलिए हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं बच्चे जिस चीज के बारे में, उसका नाम है स्टाफिंग। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टाफ का होना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो स्टाफिंग रेफर्स टू मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फुलफिल वेरियर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग रेफर्स टू मैनेजरियल फंक्शन। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, मैनेजरियल फंक्शंस की हम बात करते हैं जहां पर हायरिंग किया जाता है, डेवलप किया जाता है रिक्वायर्ड पर्सनल टू वेरियस पोजीशन। बहुत सारे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पोजीशंस होती है, उन पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज अ कोर एक्टिविटीज इन अ मैनेजमेंट। बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, इट इज अ कोर एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। दैट एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू राइट नंबर ऑफ पीपल, द राइट नंबर ऑफ पीपल विद इन द राइट स्किल्स एट अ राइट टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ध्यान रखेंगे, यहां पर राइट नंबर ऑफ पीपल, एक सही व्यक्ति का होना, एक सही स्टाफ का होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर राइट स्किल्स भी उनके अंदर होना इंपॉर्टेंट होता है और राइट टाइम का होना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है जब हम स्टडी करते हैं किसका? स्टाफिंग का इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? आइए एग्जाम्पल को समझते। अ कंपनी हायरिंग अ कंपनी हायरिंग इंजीनियर्स टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट। बच्चे क्या है? स्टाफिंग ही तो है कि एक कंपनी हायरिंग कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं? जॉब दे रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट पे क्या कर सके? डिजाइन कर सकते। तो स्टाफ ही तो है। एक कंपनी किसी को हायर कर रहे हैं, किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं ताकि वो डिजाइन कर सके नया प्रोडक्ट इन द मार्केट। दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, स्टाफिंग रेफर्स टू हायरिंग करना होता है, डेवलपिंग करना होता है, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें ये ध्यान रखना होता है कि कैसे लोगों को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं, कैसे स्किल्ड स्किल्ड लेबर को हम जोड़ रहे हैं या स्किल्ड टीम को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ रहे हैं। राइट टाइम होना चाहिए, तब जाके कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव कर पाती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, तो चलिए हम लोग एक बार इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि नेचर क्या है इसका। आइए, तो नेचर पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। आइए बच्चे, नेचर ऑफ स्टाफिंग, क्या नेचर है स्टाफिंग का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, स्टाफिंग एक दिन के लिए नहीं चाहिए होता। एक ऑर्गेनाइजेशन को डेली बेसिस पे अपने एक्टिविटीज करना होता है, स्टाफ की जरूरत होता है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, जिसका जो काम है वही काम देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर सकता है वही काम, राइट जॉब फॉर राइट पीपल, ये बात का ध्यान रखेंगे बच्चे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारे के सारे नेचर है किसका? स्टाफिंग का। नेचर की जब हम बात करते हैं, नेचर का मतलब प्रकृति, इसका आकरण क्या है? तो आइए, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेचर की बात करते, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टाफिंग डज नॉट स्टॉप आफ्टर हायरिंग बट कंटिन्यूज एज एम्प्लॉइज आर ट्रेंड, डेवलप्ड एंड रिप्लेस्ड व्हेन नीडेड। तो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है बच्चे? स्टाफ कभी भी स्टॉप नहीं किया जाता है। हायरिंग खत्म होने के बाद स्टाफ को रोका नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, जो नॉलेजेबल नहीं है, उसको रिप्लेस हम करते हैं, नए कैंडिडेट को हायरिंग करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होते हैं उनको हम हायरिंग करते हैं। तो ये हायरिंग की प्रोसेस चलती रहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला जो है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, एम्फेसिस मैचिंग स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन टू द जॉब। आपको स्किल्स के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका जॉब होना चाहिए। रिक्वायरमेंट
एनहेंस प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ जाएगा। भाई क्वालिफिकेशन जो उसका है, जिस क्षेत्र में उसका स्किल्स अच्छा है, जिस चीज पे उसकी स्ट्रेंथ है, वो काम देंगे तो उसकी एक्सपेंड वहां पर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए यहां पर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर स्टाफिंग, जब आपका स्टाफिंग का सिस्टम जो प्रॉपर होगा तो इससे क्या इंश्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली इंप्रूविंग ओवरऑल इफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है बहुत अच्छी है, प्रॉपर नॉलेजेबल है, स्किल्ड आपका टीम है, तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है किसका, स्टाफिंग का। एक बार इसका महत्व के बारे में हम समझते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं स्टाफिंग का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो है, चेयर तो है, लेकिन स्टाफ नहीं। काम कौन करेगा, टीम नहीं है। आज के टाइम पे अकेला काम नहीं कर सकते हैं, आपके साथ टीम का होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और टीम भी वो टीम होना चाहिए जो स्किल्ड हो, जो ट्रेंड हो, जो क्वालिफाइड हो। उन ट्रेंड, उन वैसे टीम की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। तो समझिएगा, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे साधन है उसका 100% हम यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ गोल्स, उसके बाद एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। तो बच्चे ये क्या है, इंपॉर्टेंस है। ये क्या है, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है किसका, स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास स्टाफ है तो हम साधन का यूटिलाइज कर पाएंगे। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन भी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। आइए बच्चे, सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, एंश्योर्स नो अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर वर्डनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपके पास स्टाफ होंगे, तो आपके पास जब स्टाफ होंगे तो आपके पास वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ना तो अंडर होगा ना तो ओवर होगा, प्रॉपर बैलेंस करके आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका महत्व है, स्टाफ सही का होना, स्किल्ड होना, प्रॉपर ट्रेंड होना, ये जरूरी होता है। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ गोल, प्रॉपर स्टाफिंग अलाइन, जब आपका स्टाफ प्रॉपर होगा तो वो अलाइन किया जाता है वर्कफोर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिससे क्या होता है, आपकी टारगेट मीट हो जाती है। यानी आपके पास जो टीम है वो टारगेट ओरिएंटेड है, टारगेट पे काम करते हैं, तो जो भी आपका गोल है उसको अचीव कर पाएंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन कहाँ पे हो पाता है, यहाँ पे थ्रू स्टाफिंग। यहाँ पर एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन के भी काम किया जाता है। अ वेल स्टाफ्ड, आपका स्टाफ बहुत ज्यादा वेल्ड है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स लीडिंग हायर जॉब सेटिस्फैक्शन रिटेंशन। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम है, ये टीम बहुत वेल क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, तो यहां पर उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। उनकी पोजीशन क्या होगा, उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उनकी डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट। तो कब हो पाएगी, जब आपका टीम जो है बेहतर है, क्वालिफाइड है, काम के प्रति डेडिकेटेड है, तभी तो उनकी इंक्रीमेंट होगी, तभी तो उनकी पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्टाफ का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर तीन चीज है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बिल्कुल सही बात है, और एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन को भी ध्यान दिया जाता है। तो इस सारे के सारे इंपॉर्टेंस है किसका, स्टाफिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चे, आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रोसेस क्या है, या आखिर स्टाफिंग के क्या प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही तो स्टाफिंग किया जाता है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टाफिंग के क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक मैन पावर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगा, जब तक आपके पास टीम नहीं होगा, तब तक कैसे काम करेंगे। आइए, उसके बाद रिक्रूटमेंट करना होता है, और उसके बाद सिलेक्शन भी करना होता है, और उसके बाद ओरिएंटेशंस एंड
प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है हमें, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी काम देना होता है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की ये प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम आते हैं, कोई भी पर्सन हायरिंग होते हैं। आपको मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कंपनी के बारे में पहले जानेंगे, कंपनी के बारे में पता करेंगे, फिर उसके बाद बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के जाएंगे, प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे। फिर आपकी क्या होगी? इंटरव्यू होगी। फिर जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपके पास ऑफर लेटर आएगा। जब ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैन पावर की प्लानिंग की बात करेंगे। आइए, मैन पावर की प्लानिंग क्या होता है? असेसिंग फ्यूचर वर्कफोर्स नीड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग के अंदर क्या होता है? फ्यूचर वर्कफोर्स नीड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, या फ्यूचर अगर हम वर्कफोर्स नीड की हम बात करें, किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहला मैन पावर की आपको प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं। क्या मतलब होता है बच्चे रिक्रूटमेंट का? मतलब अट्रैक्टिंग अ पोल ऑफ अ कैंडिडेट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जॉब पोर्टल्स एंड रेफरल्स। तो यहां पर क्या करना होता है? रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? अट्रैक्टिंग पोल ऑफ कैंडिडेट। हम कैंडिडेट को क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहां पर हम क्या देते हैं? अट्रैक्टिंग अ पोल ऑफ कैंडिडेट थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम करते हैं, जॉब पोर्टल्स के थ्रू करते हैं, और रेफरल्स के। या तो क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोई आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या तो जॉब के पोर्टल के थ्रू आते हैं, या तो कोई उनको रेफर करते हैं कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इस कंपनी में जाओ, जॉब की वैकेंसी चल रही है। तो इस तरह से लोग आते हैं यहाँ पर। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें, स्क्रीनिंग एंड चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट थ्रू इंटरव्यू, टेस्ट एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो कभी भी सिलेक्शन किया जाता है तो इसका ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इन सभी की चीजें चीजें के थ्रू स्क्रीनिंग किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, खोज किया जाता है। उसके बाद किसी की सिलेक्शन होती है। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं, फैमिलराइजिंग न्यू हायर्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड असाइनिंग देम सुटेबल रोल्स। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हायर विद द फैमिलराइजिंग न्यू हायर्स, जो नए नए लोग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में समझते हैं, और यहाँ पर सुटेबल रोल्स के बारे में समझते हैं, क्या उनकी रोल होगा, क्या वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, कैसे उनको काम करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एनहेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू ऑनगोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी हम कार्य प्रोवाइड करते हैं किसको? जो हमारे नए स्टाफ आते हैं, टीम आते हैं। तो यहाँ पर हम स्किल्स एंड नॉलेज हम इस एनहेंस करते हैं, उनके वैल्यू एडिशन करते हैं, और हम उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कहाँ पर? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है जहाँ पर सबसे पहला मैन पावर की प्लानिंग करना चाहिए, उसके बाद रिक्रूटमेंट करेंगी, उसके बाद सिलेक्शन करेंगी, और उसके बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टाफ का क्या किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब दिया जाता है, या हम कह सकते हैं ये प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग कुछ बातें समझते हैं जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, समझते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? बहुत आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? द रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट टू फुलफिल वैकेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है एंड अट्रैक्ट किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट। 100 लोगों ने अप्लाई करा, 100 लोगों ने किसी जॉब पोजीशन के लिए 100 लोगों ने अप्लाई करा, क्या 100 लोगों को मैं यहां पर क्या रिक्रूट करूंगा? नहीं। तो यहां पर क्या करना होता है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट टू फिल पोजीशन, वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सेस डाइवर्स टू टैलेंट पूल। तो यहां पर जो टैलेंट होगा, जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठेगा, जो सुटेबल होगा, उसको हम हायरिंग करेंगे। एग्जाम्पल को समझते, पोस्टिंग जॉब ओपनिंग्स ऑन लिंक्डइन और कंपनी वेबसाइट्स टू अट्रैक्ट अप्लीकेंट्स। तो ये क्या है? रिक्रूटमेंट है। तो यहां पर जॉब की जो ओपनिंग होता है, पोस्टिंग जो होता है, कहां पर? लिंक्डइन हो गया या कंपनी की वेबसाइट में हो गया, वो अट्रैक्ट करते किसको? अप्लीकेंट्स को, कि अप्लाई करे। वो जरूरी नहीं होता कि जितने भी लोग अप्लाई करते हैं सभी को जॉब मिलता है, नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठेगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट होगा, उनको ही हम हायरिंग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए बच्चे, आइए हम लोग बात करते हैं क्या सोर्स है रिक्रूटमेंट का। यहाँ पर सोर्स की हम बात करते हैं, दो सोर्सेस होते हैं। सोर्स की जब हम बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं, क्या स्रोत है, क्या माध्यम है। तो एक इंटरनल सोर्स के थ्रू आप इसको कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आप इसको रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। आई इंटरनल में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंटरनल सोर्सेस इन्वॉल्व फाइलिंग पोजीशन विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थ्रू प्रमोशंस, ट्रांसफर, इंटरनल जॉब पोजीशंस, पोस्टिंग्स। तो जब भी हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर रेफरेंस चलता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ने। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा था और उसने किसी को रेफरेंस दे दिया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ने यहां पर रेफरेंस दिया है, तो इन्वॉल्व्स फाइलिंग पोजीशन विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थ्रू प्रमोशन के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू, इंटरनल जॉब पोजीशन के थ्रू। हम इसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं। आइए एक्सटर्नल सोर्स को समझते हैं। एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड्स अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के व्यक्ति नहीं है, यानी ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज नहीं है, ये आउटसाइडर है। थ्रू एडवर्टाइजमेंट, कैंपस प्लेसमेंट्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इनको कैसे पता चला कि वहां पर जॉब की वैकेंसी है, तो इनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला, होर्डिंग्स के थ्रू पता चला, यहां पर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू पता चला, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू पता चला। तो यहां पर बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम रिक्रूटमेंट की हम प्रोसेस की बात करते हैं, जब भी हम रिक्रूटमेंट के सोर्स की बात करते हैं, दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं, यानी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी को रेफरेंस दे दिया या उनके रेफरल तरीके से अगर जा रहा है, ये इंटरनल सोर्स में काउंट होती है। और जब भी एक्सटर्नल सोर्स की हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट आ जाती है, कैंपस की प्लेसमेंट आती है, और जहां पर एजेंसीज वगैरह आ जाती है, कंसल्टेंट वगैरह आ जाती है। समझ में आ गया बात को, क्लियर है पॉइंट। जैसे वर्क इंडिया हो गया, इस सारे के सारे क्या है, अपना जॉब प्रोफाइल वगैरह ये सब क्या है, ये सारे के सारे कंसल्टेंट का काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कनेक्ट यहाँ पर क्या कराते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम करते हैं। ये सारे के सारे क्या एक्सटर्नल सो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं। समझ में आ गया पॉइंट्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, हम लोग बात करें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं बच्चे, आइए हम लोग उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आइए सबसे पहले यहां पर प्रमोशन होता है, क्या मतलब होता है समझेंगे। उसके बाद ट्रांसफर के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इंटरनल जॉब पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन की बात करते हैं। एडवांसिंग एम्प्लॉइज टू हायर पोजीशन बेस्ड ऑन हायर परफॉर्मेंस। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक मिस्टर एक्स एज ए एम्प्लॉइज है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, बढ़िया उसने काम करा, क्वालिफायर बन चुका है, परफॉर्मर बन चुका है, तो उसकी पोजीशन क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसकी प्रमोशन हो जाएगा। और जिस भी लेवल पे है उससे ऊपर के लेवल पे चला जाएगा, ड्यू टू क्योंकि इन्होंने काम इतना अच्छा करा, ऑर्गेनाइजेशन खुश होकर के उनकी पोजीशन को चेंज कर देते, प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन करते तो उनकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। ट्रांसफर की बात करते हैं, मूविंग एम्प्लॉइज टू डिफरेंट रोल्स एंड लोकेशंस विदाउट चेंजिंग द देयर जॉब ग्रेड। बच्चे यहां पर क्या होता है, जॉब का ग्रेड को हम चेंज नहीं कर रहे, यहां पर हम शिफ्टिंग कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पोजीशन को, यहां पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम चेंज कर देते हैं। ट्रांसफर कर देना, जगह को ही चेंज कर देना, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, जगह को चेंज कर देते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। और इंटरनल जॉब पोजीशन की जब हम बात करते हैं, पोस्टिंग की बात करते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग की जब बात करते हैं, अनाउंसिंग जॉब ओपनिंग, हम अनाउंसिंग करते हैं जॉब ओपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू अप्लाई। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कार्यरत होते हैं, उनको बताते हैं कि देखो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारा जॉब का ओपनिंग हो चुका है फलाने जगह पर, इस जगह पर भी आप अप्लाई चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि हमारा इस लोकेशन पर भी ओपनिंग हुआ है, जो व्यक्ति चाहते हैं वहां अप्लाई करना तो कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रमोशन एंड ट्रांसफर दोनों डिफरेंट चीज होती है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप जिस लेवल पर थे उस लेवल पे से आप ऊपर जा चुके हैं, आपकी डेजिग्नेशन बदल चुकी है। क्यों, क्योंकि आप अच्छा काम करा, आप क्वालिफायर बन चुके हैं,
आपने परफॉर्मेंस अच्छा करा, कंपनी बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर के आपकी डिजिग्नेशन को प्रमोट कर दिया। आज समझ रहे हैं। बट ट्रांसफर की जब भी बात करी जाती है बच्ची, तो यहाँ पर लोकेशन को चेंज किया जाता है, ना कि डिजिग्नेशन को चेंज किया जाता है, ना कि उनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं क्या बेनिफिट्स हैं। एनकरेजिंग एम्प्लॉइज लॉयलिटी, रिकॉग्नाइज इंटरनल टैलेंट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज की हम लॉयलिटी को हम इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और इससे क्या होता है, इंटरनल टैलेंट भी हमें पता चलता है। हम यहाँ पर प्लेसमेंट देते हैं, यहाँ पर हम वो चीज़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या मेरिट्स है, क्या इसका डिमेरिट्स है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइए मेरिट्स की बात करते हैं। इकोनॉमिकल होता है, उसके बाद बूस्ट मोरल, उसके बाद फास्टर डिसीजंस प्रोसेस होते हैं। आइए एक बार हम लोग समझते हैं मेरिट्स क्या है। बच्चे मेरिट्स को हम एडवांटेजेस पॉइंट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आइए बात को समझते हैं। आइए बच्चे, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिकल बात की बात जब करते हैं कि यहाँ पर जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, इकोनॉमिकल है, सेव्स कॉस्ट, कॉस्ट को बचत करता है, टाइम को बचत करता है कंपेयर टू एक्सटर्नल हायरिंग। यहाँ पर क्या होता है, टाइम की बचत होती है, कॉस्ट की बचत होती है, हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पोस्ट मोरल की बात करते हैं, मोटिवेट एम्प्लॉइज एज दे सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती है। फास्टर डिसीजन की बात करें, रिक्वायर्स लेस टाइम ओरिएंटेशन सिंस एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो होते हैं ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो उनको वहां पर दिक्कत नहीं होती, ऑलरेडी यहाँ पर क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं। बात का ध्यान रखेंगे। डिमेरिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डिमेरिट्स का मतलब है डिसएडवांटेजेस, लिमिट इनोवेशंस होती है, उसके बाद इंटरनल कॉम्पिटिशंस होने की चांसेस होती है। तो लिमिट इनोवेशंस की बात करें, रिड्यूस द इन्फ्लुक्स न्यू आइडियाज एंड सेम ऑफ द पीपल रोटेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस हो सकता है क्योंकि नया आइडिया को आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। इंटरनल कॉम्पिटिशन की बात करें, में लीड टू रिवेलरी अमॉन्ग एम्प्लॉइज एस्पायरिंग सेम रोल। तो यहाँ पर रोल को लेकर के, सेम रोल और डेजिग्नेशन को लेकर के यहाँ पर क्लैश हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर, डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरिट्स और डिमेरिट्स पॉइंट। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग एक बार समरी की बात करते हैं क्लास के इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो आइए की टेक वे, इंटरनल रिक्रूटमेंट फोकस ऑन द यूटिलाइजिंग द स्किल्स एंड टैलेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बिल्कुल सही बात है। वाइल इट ऑफर्स टू कॉस्ट सेविंग, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस इट द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टू ब्रिंग फ्रेश एंड प्रोस्पेक्टिव्स इनोवेशंस। समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की अगर बात करें, रिकैप करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने जो बात करा है स्टाफिंग के अंदर, एक बार इन सभी को एक बार रिकैप कर लेते हैं। आइए, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व हायरिंग करना होता है बच्चे, डेवलपिंग करना होता है वर्कफोर्स को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स को एंड डिजिग्नेशंस को। नेचर की बात करें, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। फोकस ऑन द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब टू बूस्ट एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंस की बात करें, एंश्योर्स ऑप्टिमम resources use, helps achieving goals and promotes satisfaction and retention की हम बात करते हैं। स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होता है, इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, यहाँ पर मैन पावर की हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं। रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, क्या मतलब होता है, इट इज अ प्रोसेस जहाँ पर आइडेंटिफाइंग करा जाता है, अट्रैक्टिंग करा जाता है सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें बच्चे, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। क्लासिफाइड इनटू, इंटरनल में क्या आता है, प्रमोशन आता है, ट्रांसफर आता है। एक्सटर्नल में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट एंड एजेंसीज आ जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड मोरल बूस्टिंग होता है, बट लिमिट्स इनोवेशंस एंड फोस्टर कॉम्पिटिशंस की भी चांसेस होती है। तो इस तरह से पार्ट 1 को हमने स्टाफिंग का कंप्लीट कराया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप नोट एक्सेस कर सकते हैं, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें, आप अपने नियर डियर तक लोगों तक पहुंचाएं। ये आपका एक तरह से समझ लीजिए टास्क है बच्ची, आप खुद भी पढ़ें और लोगों को भी शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम अगले क्लास में। यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और उसके बाद नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्ची, थैंक यू सो मच।